तो जी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी अम्ब्रेला एक्टिविटीज और हमने डिस्कस किया था हाउ द फ्रेमवर्क एक्टिविटीज कैन बी अप्लाइड टू डिफरेंट प्रोजेक्ट। और हमने ये डिस्कस किया था कि रिगार्डलेस ऑफ एनी टाइप एंड साइज फ्रेमवर्क एक्टिविटीज कैन बी अप्लाइड टू एनी प्रोजेक्ट बट देयर इनर डिटेल कैन बी वेरी। और उस सिलसिले में हमने कुछ रीजन डिस्कस की थी कि क्या इनर डिटेल्स हो सकती हैं, लाइक the number of actions and tasks can be different, the number of uh, testing activities can be different, quality assurance activities can be different, the number of work products can be different from project to project, the involvement of customer and development team authority can be different from project to project. So these can be the reasons the process applied to one project can be different to the process applied to another project. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोसेस पैटर्न्स. आप लोगों को मैंने एक छोटा सा टास्क एलोकेट किया था कि आप देख के आए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैटर्न्स एंड स्टाइल. कौन मुझे बताएगा? एनीवन ऑफ यू? What is the difference between style and pattern? Or in another word, you can say that how you can define pattern and style. Yes, Aiza. मैम, पैटर्न जो है वो बेसिकली सेट होता है एक्टिविटीज एक्शंस वगैरह का. तो अगर हम पैटर्न को जर्नल में लाएं तो पैटर्न तो सोल्यूशन होता है कि हम एक प्रोसेस को कैसे उस किसी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है. जबकि जो स्टाइल होता है तो स्टाइल तो एक मैनर होता है, मतलब आपका एक जो आप वे आप किसी काम को किस वे में करोगे. तो बेसिकली अ मैनर ऑफ डूइंग समथिंग, सम प्रोसेस, स्टाइल प्रोसेस, स्टाइल पैटर्न आई थिंक. Okay. Anyone else? Raise your hands. I will unmute yourself. Anyone else? Okay, you can say that. Aiza, आपने जो एक्सप्लेन किया कुछ हद तक ठीक है अबाउट पैटर्न्स, बट स्टाइल को थोड़ा सा डिफरेंटली मैं एक्सप्लेन करूंगी. Recording in progress. Actually, style covers the broad objective and patterns provide inner detail of the implementation of the style. Style covered the broad objective and pattern provide the inner detail of the implementation of style. For example, you want to build a house of a Cape Cod style. The outer look will be present the Cape Cod style, but the inner detail of each room will be according to the different patterns. मतलब हर रूम का पैटर्न जो है वो डिफरेंट होगा. यू कैन नॉट डिजाइन द किचन एज द सेम पैटर्न एज ड्राइंग रूम और टीवी लॉन्च. हर रूम का पैटर्न डिफरेंट होगा. तो पैटर्न इज द इंटरनल डिटेल ऑफ द स्टाइल. स्टाइल कवर्ड द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव and pattern is the inner detail of the style. Okay, start करते हैं. What are process patterns? Simply, the process patterns describe the process-related problem. You can find patterns for software development at any level of abstraction. आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पैटर्न्स किसी भी काम करने के लिए जो है वो पैटर्न्स अवेलेबल हैं. एक्चुअली पैटर्न्स हैं क्या? पैटर्न्स आर प्रूवन सॉल्यूशंस. यू कैन से दैट पैटर्न्स आर टेम्पलेट्स. एज द टेम्पलेट्स आर ऑलरेडी टेस्टेड सो यू कैन रिलाई ऑन इट. टेम्पलेट्स मतलब बने बनाए सॉल्यूशन हैं, पहले से बने हुए हैं, इस्तेमाल किए जा चुके हैं, तो आप उन पर रिलाई कर सकते हो बिकॉज दे आर ऑलरेडी टेस्टेड, सो यू कैन रिलाई ऑन इट. So that's why we can say that patterns are proven solutions. We are studying process patterns, which means there are variety of process patterns that are available in software engineering that you can use to solve process related problems. Okay. आपने mostly the patterns are in general form, but you can modify them according to your needs. For example, in MS Word, there is an option that you can create the cover page of your document. You can simply use the existing template, but you can modify the data accordingly. इसी तरह से पावर पॉइंट है, बने बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल है. आपने स्लाइड्स बनानी है, आप कोई सा भी
टेम्पलेट यूज कर लेते हो बट उसमें डाटा अपना इंसर्ट कर लेते हो। तो टेम्पलेट्स ऑलरेडी बनी हुई चीज होती है जो एक किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई होती है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको अडॉप्ट कर लेते हो। ठीक है, तो यू कैन से दैट पैटर्न्स आर proven solutions, or these can be called templates that provide some solution to any problem, or you can modify them according to your need. By combining the patterns, a software team can solve problems and construct a process that best meet the needs of the project. तो आप पैटर्न्स की फॉर्म में प्रोसेस इसको अप्लाई करते हैं। जैसे आपने फ्रेमवर्क एक्टिविटी डिस्कस की थी, हमने पहली फ्रेमवर्क एक्टिविटी डिस्कस की थी अबाउट कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन इज अ पैटर्न एट फ्रेमवर्क लेवल that facilitate you so that you can collaborate with your customer and other stakeholders to understand the system or problem domain. तो उसको ऑलरेडी जो है वो टेस्ट किया हुआ है कि आप अगर प्रोजेक्ट बनाने से पहले कम्युनिकेट करेंगे और ये एक्शंस एंड टास्क परफॉर्म करेंगे तो आप बेटर सॉफ्टवेयर को प्रॉब्लम डोमेन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो प्रोसेस पैटर्न प्रोवाइड द सॉल्यूशन related to the process that you adopt for your project development. प्रोसेस पैटर्न को आप किसी भी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे आप डिफाइन कर सकते हैं। हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन मींस लेस डिटेल, लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन मींस मोर डिटेल। ठीक है, आप पैटर्न को किसी भी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस पे डिफाइन कर सकते हैं। मींस यू कैन डिफाइन पैटर्न ऑन फ्रेमवर्क एक्टिविटी लेवल, और यू कैन डिफाइन पैटर्न ऑन एक्शन लेवल, यू कैन डिफाइन पैटर्न ऑन टास्क लेवल। आप किसी भी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे आप पैटर्न्स को डिफाइन कर सकते हैं। There are variety of patterns that are available. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने फ्रेमवर्क एक्टिविटी डिस्कस की, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, मॉडलिंग एंड डिप्लॉयमेंट। These are 5 generic activities that are already available and that are proven solution for our project development. मतलब ये प्रूव किया हुआ है कि आप अगर ये 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटी हर प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के लिए फॉलो लाजमी करें। बट यू कैन क्रिएट योर ओन प्रोसेस पैटर्न। जैसे हमने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि आपने अपने काम को हमेशा 5 एक्टिविटी में ही करना है, मोर देन 5 एक्टिविटीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। इट डिपेंड ऑन योर नीड कि आपने कितने फर्दर एक्शंस एंड एक्टिविटीज, कितनी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज डिसाइड करनी है, हर फ्रेमवर्क एक्टिविटी को कितने एक्शन में डिवाइड करना है, हर एक्शन को कितने टास्क में डिवाइड करना है। इट इज नॉट फिक्स, यू कैन डिवाइड देम अकॉर्डिंग टू योर नीड। So you can create your own process pattern. For describing a process pattern, आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे अगर आप एक अपना प्रोसेस पैटर्न डिफाइन करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यू नीड टू डिफाइन द पैटर्न नेम एंड इट मस्ट बी लॉजिकल और मीनिंगफुल, सो दैट उसको पढ़ने से अंदाजा हो सके कि ये किस पर्पस के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल टेक्निकल रिव्यूज, द नेम रिप्रेजेंट दैट यू हैव टू रिव्यू द प्रोडक्ट्स, द पैटर्न नेम मस्ट बी मीनिंगफुल एंड लॉजिकल। देन you need to define the environment in which the pattern will be used. ठीक है, पैटर्न किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बना रहे हैं। जैसे कम्युनिकेशन हम कोलैबोरेशन को सॉल्व करने के लिए, प्लान हमने अपने रिसोर्सेस मैनेज करने हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने कोडिंग करनी है। तो आपको डिफाइन करने की जरूरत है कि किस एनवायरनमेंट में पैटर्न जो है वो यूज होगा एंड व्हाट टाइप ऑफ इश्यूज दैट दिस पैटर्न विल बी रिजॉल्व। तो आपको वो डिफाइन करने पड़ेंगे। Then we must specify the pattern type. There are 3 types of pattern that you can define: stage pattern, task pattern, and phase pattern. Stage patterns क्या है? Stage pattern defines a problem associated with the framework activity of the process. अब framework level की activities define करना चाहें तो उसको हम stage pattern कहेंगे। अब अगर आप framework level की एक नया pattern define करना चाह रहे हैं, you must have to provide the inner detail as well. Means you have to provide the how many action will exist in this pattern, stage level pattern, and how many tasks exist in each action. ये आपको साथ define करना पड़ेगा। जैसे for example communication is a frame stage level pattern, और communication को further divide हम कर सकते हैं requirement elicitation and gathering, और further उसको requirement gathering को multiple task में divide किया जा सकता है। तो अगर आप एक स्टेज लेवल का या फ्रेमवर्क लेवल एक्टिविटी डिफाइन करना चाहते हैं, योर ऑन अपना एक नया पैटर्न डिफाइन करना चाहते हैं, तो आपको बताना होगा कि इस फ्रेमवर्क एक्टिविटी को जो कि आप खुद से डिफाइन कर रहे हैं, जस्ट लाइक जैसे कम्युनिकेशन है, प्लानिंग है, ऐसे अपनी आप एक नई एक्टिविटी डिफाइन करना चाहते हैं,
तो इस एक्टिविटी के क्या कितने एक्शंस होंगे और कितने टास्क होंगे ये भी आपको साथ डिफाइन करना पड़ेगा। देन टास्क पैटर्न जैसे कि हमने जो है वो डिस्कस किया था कि टास्क आर डिफाइंड टू सॉल्व सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम। तो हम जो है वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम से जो है वो काम को स्टार्ट करते हैं, वहीं उसी का सोल्यूशन डिफाइन करते हैं। तो अगर आप टास्क पैटर्न डिफाइन कर रहे हैं तो उसको अप्रोप्रिएटली आपने मेंशन करना है। अगर एक्शन है तो फिर उसके अंदर टास्क क्या होंगे वो आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग इज अ टास्क पैटर्न है, अगर इसको फर्दर डिवाइड नहीं करना, अगर इसको फर्दर डिवाइड करना है तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग विल बी एन एक्शन और इसको फर्दर आप टास्क में डिवाइड कर सकते हैं। then you can define the sequence between the activities। जो आपने एक्टिविटीज डिफाइन की हैं आप उनका खुद से एक सीक्वेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब एक कुछ सीक्वेंस से रिलेटेड मॉडल्स तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे स्पाइरल मॉडल है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल है। वी विल डिस्कस दीज प्रोसेस मॉडल इन नेक्स्ट चैप्टर, स्पाइरल मॉडल एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल। एक्चुअली वही 5 फ्रेमवर्क एक्टिविटीज इन मॉडल्स में भी यूज होती हैं, बट उनका सीक्वेंस वेरी करता है। किसी में एवोल्यूशनरी वे में, किसी में इंक्रीमेंटल वे में हम इनको फॉलो करते हैं, किसी में आइटरेटिव वे में इसको फॉलो करते हैं। तो सीक्वेंस कैन बी डिफरेंट। इवन यू कैन डिफाइन योर ओन सीक्वेंस ऑफ दीज एक्टिविटीज। आप डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे पहले ये काम करना है, उसके बाद मुझे ये काम करना है, उसके बाद मैं ये काम करूंगा। तो यू कैन डिफाइन इवन दी sequence of these activities, and this is called phase pattern. When you are defining a new pattern, you must identify its name. You must define its name in environment in which the pattern will be used, and the type of the pattern, क्या वो stage pattern है, task pattern है या phase pattern है, ये आपको define करना हो। Next, initial context. Describe the condition under which the pattern applies prior to the initiation of the pattern. Means before starting the application of the pattern, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनका कंप्लीट होना जरूरी है, आपने उसको इन द फॉर्म ऑफ इनिशियल कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना है। लाइक व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल और टीम रिलेटेड एक्टिविटीज हैव ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो ऑलरेडी हो चुकी हैं, किस स्टेट में प्रोसेस की किस जगह पर ये पैटर्न जो है वो एंटर होगा, और कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट होना जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग दिस पैटर्न। ये आपको इनिशियल कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन करना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे प्लानिंग पैटर्न है जो कि एक स्टेज लेवल पैटर्न है, इसके स्टार्ट होने से पहले कम्युनिकेशन फ्रेमवर्क एक्टिविटी का कंप्लीट होना जरूरी। मींस कोलैबोरेशन बिटवीन कस्टमर एंड टीम मेंबर्स जो है वो हो चुकी होनी चाहिए। ठीक है, और सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद जो है हमारे पास प्लानिंग पैटर्न जो है वो स्टार्ट होगा, कम्युनिकेशन प्लानिंग की सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद। और एट द एंड ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारे पास वर्क प्रोडक्ट्स आएंगी, लाइक हमारे पास प्रोजेक्ट स्कोप, बेसिक बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोजेक्ट कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, ये वर्क प्रोडक्ट का होना लाजमी है बिफोर स्टार्टिंग द प्लानिंग फ्रेमवर्क एक्टिविटी। So you must have to define the initial context for your process pattern, that when the process pattern will enter into the process, what organization or team related activities already occurred, what type of work product you must have before applying this pattern। ये सारी information आपके पास होनी चाहिए तो आप अपने pattern को define कर सकते हैं। Then problem associated with your pattern, like problem associated with communication is you need to collaborate with stakeholders. Problem associated with planning is you need to manage your resources and budget and time as well. So you need to define the problem associated with the new pattern जो आप define कर रहे हैं तो किस problem को solve करेगा, and how the pattern will provide the solution for your problem। मतलब उसकी implementation आप कैसे करोगे। ठीक है, वो भी आपने डिफाइन करना है। हाउ टू इम्प्लीमेंट द पैटर्न सक्सेसफुली यू विल डिफाइन इन द सॉल्यूशन पोर्शन ऑफ दिस टेम्पलेट। How the software engineering information or project information that is available before the initiation of the pattern, and how the information transferred after the implementation of the pattern। तो ये आपको define करना है in the solution section of this template। And last, you need to define the resulting context that describe the condition and the results that the pattern has been successfully implemented। जो आपको बताएगा कि आपका pattern successfully implement होगा। मतलब at the end of pattern जो अभी आप define कर रहे हैं उसके बाद development team को क्या मिलेगा। ठीक है ना, what type of work products they produce,
what type of outcomes they will receive, जिसको आप शेयर कर सकते हैं between डेवलपमेंट टीम मेंबर्स. तो इसको डिफाइन करना जरूरी है रिजल्टिंग कॉन्टेक्स्ट में. The process pattern provide an effective mechanism for addressing the problem associated with any software process, and you can create your own pattern as well by following this pattern. You need a name, you need to define the environment, you need to define the initial context, type of the pattern, problem, solution, and the resulting context. In this way, you can create your own pattern, जिसको आप डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं. Recording stopped. Any question, class? You can raise your hands. के बात समझ में ना आई हो, you can raise your hands. Okay, then continue करते हैं इसको. Next is software engineering practice. Recording in progress. We already discussed the 5 framework activities, and here we will discuss that how that 5 framework activities actually used by the software engineers. Actually वो कैसे इसको follow करते हैं. In 4 steps, in 5 generic activities को follow किया जाता है. Understand the problem, plan a solution, carry out the plan, and examine the result for the accuracy. आप देख सकते हैं कि इन्हीं 4 पॉइंट्स में वही 5 फ्रेम एक्टिविटीज को कवर किया गया है. While you are understanding the problem, you are going through the communication and analysis framework activity. While you are planning a solution, you are going through the modeling and software design activities. While you are carrying out your plan, you are doing code generation, and while you are examining the result, you are doing the testing and quality assurance related activities. So actually, practically, software engineers in 4 स्टेप्स से गुजरते हुए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. तो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं. व्हाट आर दीज पॉइंट्स? फर्स्ट वन इज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम. द वेरी बेसिक स्टेप इज टू अंडरस्टैंड हु आर द स्टेक होल्डर्स. एक्चुअली हियर वी नीड टू डिफाइन दैट हु विल बी द एक्चुअल एंड यूजर आवर सिस्टम. हमारे सिस्टम का एक्चुअल एंड यूजर कौन सा होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. ये अंडरस्टैंड करना कि हमारे सॉफ्टवेयर के एंड यूजर कौन से होंगे, क्योंकि ये वही लोग होंगे जो हमें एक्यूरेट फंक्शंस एंड फीचर्स बता सकें. तो एक्चुअल स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना जो है वो वेरी पहला स्टेप होगा. जब आप एक प्रॉब्लम को या प्रॉब्लम डोमेन को अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड दी हु आर द स्टेक होल्डर्स, एंड देन व्हाट आर द अननोन्स, मींस व्हाट फंक्शन एंड फीचर्स दे आर रिक्वायर्ड, ताकि उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके. उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी फंक्शंस एंड फीचर्स रिक्वायर होंगे वो आपको डिफाइन करने की जरूरत है. कैन दी प्रॉब्लम बी कंपार्टमेंटलाइज्ड. आप एज अ होल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. ठीक है, आपको डिवाइड एंड कनकर रूल अप्लाई करना होता है. यू नीड टू अप्लाई द डिवाइड एंड कनकर रूल टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम डोमेन. आप प्रॉब्लम को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करते हो, फिर वन बाय वन हर पोर्शन को सॉल्व करते हो, तो आप एक बेटर सोल्यूशन जो है प्रपोज कर सकते हो. While you are understanding the problem domain, you need to define how you can compartmentalize the problem so that you can define the appropriate solution for each small portion of the problem. Then the problem can be represented graphically. यहाँ पर हम analysis and design तो next step में होंगे, analysis model prepare करते हैं. There are a variety of analysis model जो software engineering हमें propose करती है और हम during software development उनको apply करते हैं. The purpose of this analysis model is to understand the problem domain more clearly. हम जब practical portion start करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम जो है ना वो अपनी प्रॉब्लम डोमेन को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं. अब ग्राफिकली प्रेजेंट करने के पीछे रीजन क्या है? द रीजन इज वी कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली एज कम्पेयर टू अ रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रॉब्लम डोमेन. अगर आप उसको एक एनालिसिस मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. और उसमें एम्बिगुइटी नहीं है. एम्बिगुइटी क्या होती है? एम्बिगुअस स्टेटमेंट क्या होती है? जिसकी मोर देन वन इंटरप्रिटेशन हो. मतलब एक रिटन पैराग्राफ है, आप उसको रीड आउट करते हैं तो आपकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है.
आपका फेलो रीड करता है, वो उसको डिफरेंटली उसको इंटरप्रेट करता है, इट मीन्स वो स्टेटमेंट जो है वो एम्बिगुअस है, ठीक है। तो हमने इस एम्बिगुइटी को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो प्रॉब्लम डोमेन को अंडरस्टैंड करते हैं, हम उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हम डिफरेंट एनालिसिस मॉडल डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट को लेके उसके ऊपर एनालिसिस मॉडल क्रिएट करेंगे, और आप देख सकेंगे कि जब हम उसको डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं या मॉडल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसमें एम्बिगुइटी नहीं रहती। मतलब जिस सिंबल का जो मतलब है एक बंदे के लिए भी वही होगा और दूसरे बंदे के लिए भी उसका मफहूम वही होगा, उसमें डिफरेंस नहीं होगा। तो while we are understanding the problem, we must convert them to analysis model. हमें उसको एनालिसिस मॉडल में कन्वर्ट करना है ताकि हम उसको मोर क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। नेक्स्ट, प्लान द सॉल्यूशन। Have you seen similar problem before? While you are planning the solution, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है कि क्या आपने पहले इस तरह का कोई काम किया हुआ है। अगर आपने पहले ऐसा कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है तो डेफिनेटली आप उसके गुड एक्सपीरियंस को नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे भी अप्लाई करोगे, और जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं इस प्रोजेक्ट के लिए आप उसको अवॉइड करोगे, ठीक है। यहाँ पर रीयूजेबिलिटी भी इन्वॉल्व हो सकती है कि ऑलरेडी अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो यू कैन रीयूज दैट वर्क एज वेल। Have you seen similar problem before? Has the similar problem been solved? Can you solve problem identified? तो ये चीजें आप प्लान में करते हो कि आपने अपने काम को कैसे डिवाइड करना है, कैसे आपने रिसोर्स एलोकेट करने हैं, कैसे आपने बजट को डिवाइड करना है, कैसे आपने जो है वो अपने टाइम पीरियड को मैनेज करना है, हर एक्टिविटी को कितना टाइम आपने एलोकेट करना है। और ये सारा काम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर भी कर सकते हो। अगर आपने सिमिलर प्रोजेक्ट पहले भी किया तो आप उसी की एक्सपीरियंस को जो है वो प्लान करते हुए यूज कर सकते हो। Then you need to carry out your plan. यहाँ पर हमारे पास आ जाती है जब हमने एक्चुअली डिजाइन बनाया है और हमने उसको जो है वो कोड में कन्वर्ट करना है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमें प्लान किया है हमारी कंस्ट्रक्शन उसी के अकॉर्डिंगली हो, हमारा कोड हमारे डिजाइन को के साथ जो है वो मैच करे, डिफरेंट ना हो। तो इज ईच कंपोनेंट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन प्रूवेबली करेक्ट, हमें ये भी जो है वो डिफाइन करने की जरूरत है कि हमने जो डिजाइन बनाया है या हम कोड जनरेट कर रहे हैं या जो हम सोल्यूशन प्रपोज कर रहे हैं, क्या वो करेक्ट सोल्यूशन है, ठीक है। क्या डिजाइन और कोड को रिव्यू किया गया है, क्या जितनी भी करेक्टनेस चाहिए है वो सारी की सारी अप्लाई की है ऑन कोड एंड डिजाइन एज वेल। ये हम ड्यूरिंग कैरी आउट प्लान करते हैं कि जो प्लानिंग की है हमने उसके अकॉर्डिंगली अपने काम को करना है। मतलब डिजाइन में लेट्स सपोज वी आर डेवलपिंग अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम, तो डिजाइन में जहां पे आपने जो क्लास मेंशन किया है कोड में भी वही क्लास है, क्लास के नेम भी वही होगा, क्लास के एट्रीब्यूट्स भी वही होंगे, क्लास के वेरिएबल्स भी वही होंगे, तो आपने वही डिफाइन करना है। जो आपने डिजाइन में मेंशन किया है कोडिंग में भी वही होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। और एक्चुअली आप इस चीज को इंश्योर करवाते हैं कि एक्चुअली जो आपने प्लान किया है आप उसी को लेके आगे चल रहे हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। और देन आप अपने रिजल्ट्स को एग्जामिन करते हो, और यहाँ पर आप क्या करते हो कि आप टेस्टिंग परफॉर्म करते हो। देयर आर वैरायटी ऑफ टेस्टिंग टेक्निक, और जो आपके सोल्यूशन के लिए बेस्ट होती है आप वो टेस्टिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं, और फिर उसके रिजल्ट को देखते हैं क्या है कि जो डाटा फंक्शंस एंड फीचर्स जो हमने अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम स्टेप में आइडेंटिफाई किए थे, एक्चुअली हमारा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हमें वही रिजल्ट्स दे रही हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, ठीक है। और जितनी भी स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट है उनको हमें वैलिडेट करना होता है। वैलिडेट करने का मतलब ये होता है कि हम इस चीज को इंश्योर करवा रहे हैं, अश्योर करवा रहे हैं कि कस्टमर ने जो हमसे डिमांड किया था हमने वही बनाया है, कस्टमर ने जो फीचर्स एंड फंक्शंस हमें बताए हैं एट द एंड जो हमारे पास रिजल्ट आया है वो वही शो कर। Recording stopped. जी क्लास, एनी क्वेश्चन? You can raise your hands if you have any question. Yes, Miss Farzana Sultani. Assalamualaikum, ma'am. Walaikum salam. So, ma'am, would you please find the plan the solution? I don't understand the question. Sorry, I cannot hear you properly. Plan the solution.
Plan the solution. Yeah. Okay, I will repeat it. Okay. Okay, thank you. Plan a solution is, here you can use your previous project experience. You need to plan what you understand from problem domain. You need to plan for the solution. Here you will have to divide your project activities. आपको project activities को divide करने की जरूरत है. You need to assign resources. You need to set the schedule for your project in a planned solution. Here you need to design for your solution so that you can create the code. So while you are planning the solution, you can use the experience of the previous project. If you already run a project, similar project, you can reuse that project plan for the new one. Understand, Farzana? Yes, ma'am. Thank you. Okay. Anyone else? Anyone else, class? Okay, rejoin करें. मैं एक और टॉपिक करवाती हूँ आपको. Yes. अस्सलाम वालेकुम मैम. जी जी. मैम, who are stakeholders? बड़ी देर से जागे हैं आप वैसे अहमद. ये तो मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में डिफाइन कर दिया था. हु आर द स्टेक होल्डर्स. एक्चुअली स्टेक होल्डर में हर वो बंदा आ जाता है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है. ठीक है. उसमें कस्टमर, एंड यूजर, डेवलपमेंट टीम मेंबर्स और एनी अदर, अगर आपका कोई स्पॉन्सर है तो वो भी इसके अंदर आ जाता है, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो आपकी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है. उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं. क्लियर है? क्लियर है? Anyone else? चलें रीजॉइन करें, फिर मैं आपको कंटिन्यू करती हूँ. अगला टॉपिक हमारा जो है ये चैप्टर नंबर 2 से है. स्लाइड्स में नहीं है, इसको हम बुक से करेंगे. आपको बुक का लिंक ऑलरेडी दिया हुआ है. सीआर ने बुक भी सेंड की है ग्रुप पे, आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं. These are general principles. डेविड हुकर एक रिसर्चर है सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, जिसने 7 principles इंट्रोड्यूस करवाए. एंड अकॉर्डिंग टू हिम, if a software engineer follow these 7 principles, he can solve the complex software system related problems by following these 7 principles. तो हम ये देखेंगे कि ये 7 principles क्या हैं अकॉर्डिंग टू डेविड हुकर. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकता है बाय फॉलोइंग दीज 7 principles. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर प्रिंसिपल्स? Recording in progress. Principles are important underlying law or assumptions required in a system of thoughts. मतलब किसी भी सिस्टम में appropriately वर्क करने के लिए you need some principles and guidelines, and you can find variety of principles and disciplines in software engineering to solve software development related activities, to solve the problems related to the software development. You can find the principle at any level of abstractions. You can find principles and disciplines related to the framework activities, related to the actions, and related to the tasks. So डेविड हुकर ने जो principles propose किए, that focus on the software engineering practice as a whole. Student connection problem है, just a minute to wait. Recording stopped. Is the reason it all exists. According to डेविड हुकर ये कहता है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम एग्जिस्ट फॉर वन रीजन, टू प्रोवाइड वैल्यू टू इट्स यूजर्स. कि सॉफ्टवेयर जो है वो it must exist to provide some value to its users. Before starting the development, it must be confirmed that it is not a temporary need. टेम्परेरी नीड के लिए हमें सोल्यूशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. इट मस्ट बी फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड to provide the value to its users. For example, if a company want to develop an HR system for the HR department, this will add some value to the company because company will have to manage, because the company will have
to manage their employees' activities, and by using system, they can manage it more effectively or efficiently. So the reason it all exists means the software must add value to its users. Before starting the development, it must be confirmed that it is not a temporary need. It must add value to the end users. And the second principle is keep it simple. मतलब हमने काम को आसान करना है. हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स एंड डिसिप्लिन क्यों अप्लाई करते हैं? हम अपने काम को आसान करना चाहते हैं. हम चाहते हैं कि हमारी डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारे सॉफ्टवेयर क्वालिटी प्रोडक्ट बने, हमारे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इफेक्ट ना करे, एरर कम से कम हो. तो ये पर्पस है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अप्लाई करने का, उसके प्रिंसिपल्स एंड डिसिप्लिन को फॉलो करने का. तो ये मकसद तो तब होगा ना अगर हम अपने काम को आसान रखें, ना कि उसे और डिफिकल्ट बनाएं. तो डेविड हुपर के अकॉर्डिंगली इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कीप द थिंग्स सिंपल. We followed software engineering activities to make the things more understandable. We create an analysis model to simplify the problem domain. We create the design model to understand the system more clearly. So the design and other technical detail must be simple. It is very much important कि design और जितनी भी technical detail है उसको easy to understand रखा जाए, simple से simple रखा जाए. And by keep it simple doesn't mean that the features and internal details should be discarded. ऐसा नहीं है कि हम चीजों को छोड़ते जाएंगे कि ये मुश्किल है तो उसको छोड़ो, नहीं. Design should be elegant and more easier to understand. ये मकसद है keep it simple का कि it must be elegant and more easier to understand, ताकि हम डेवलपमेंट के काम को आसानी के साथ कर सकें. So the basic reason to apply the software engineering principles and discipline is we want to simplify the problem domain. That's why we create analysis and design models, variety of analysis and design model to understand the problem domain more clearly. So keep it simple. Whatever you have done, keep it simple. Then maintain the vision. Clear vision is essential to the success of the software project. The main objective of the system must be maintained through the development process, throughout the development process. Means do not compromise with the software features and architecture. If you start compromising with the software features and architecture, it means your system vision will be lost. System vision must be whole. So you need to maintain the vision. Hold the vision with powerful architecture, enforce the compliance with the vision, will ensure the successful system. आप सक्सेसफुल सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आपको अपने विजन को होल्ड रखना है. जो ऑब्जेक्टिव आपने स्टार्टिंग में डिसाइड किया था एट द एंड तक आपका वही ऑब्जेक्टिव रहना है. ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में आपने कुछ फीचर्स एंड फंक्शन डिसाइड किए हैं और जैसे जैसे आप काम करते जा रहे हैं आपको अगर कॉम्प्लेक्सिटी का सामना करना पड़ रहा है तो आप कहें कि हम इसमें से कुछ फीचर जो है वो निकाल देते हैं. तो विजन तो वो ना रहा ना जो डिसाइड किया था, विजन चेंज हो गया. तो विजन जो है वो आपने होल्ड रखना है थ्रू आउट डेवलपमेंट प्रोसेस. उससे डिट्रैक नहीं होना. सारे के सारी एक्टिविटीज, सारे के सारे काम, सारे के सारे टास्क आपके उसी से रिलेटेड होने चाहिए और उसी को आपने कंटिन्यू रखना है. नेक्स्ट द फोर्थ प्रिंसिपल इज व्हाट यू प्रोड्यूस अदर विल कंज्यूम. मतलब आप अपने लिए तो काम नहीं ना कर रहे हो, आप डेवलपर हो, आपने सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपने दूसरों को बना के देना है. इट मीन्स आप अपने सॉफ्टवेयर खुद यूज नहीं करने वाले हो, आपका प्रोडक्ट कोई और यूज करेगा. तो अगर कोई और यूज करेगा तो आपको उसकी टेक्निकल जो इसका विजन है उसको माइंड में रखते हुए बनाना है कि उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है अबाउट सॉफ्टवेयर सिस्टम. आप एक फीचर बनाते हो, कम्प्लेक्स फीचर बना लेते हो जिसके कुछ स्टेप्स हैं. आप तो इजीली उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लोगे, लेकिन क्वाइट पॉसिबल कस्टमर उसको ना कर पाए. तो आपने उसको यूजर फ्रेंडली बनाना है विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर, विद रिस्पेक्ट टू एंड यूजर, क्योंकि आपका सोल्यूशन आपने खुद यूज नहीं करना बल्कि आपका सोल्यूशन किसी और ने यूज करना. So always keep in your mind while developing the software that you are not developing it for yourself, you are developing it for someone else. So keep in mind the technical potential of the end users. Make the features user friendly,
so the end user doesn't have to face any problem. So keep it your mind that कि आपका सॉफ्टवेयर आपने यूज नहीं करना बल्कि कोई और यूज करेगा. The fifth one is be open to the future. While you are developing a system, make it clear that a system with long life has more values. Means a system that can satisfy the needs of its users for longer period of time has a greater value to the end users. एक सॉफ्टवेयर जो ज्यादा अरसे तक चलता है वो यूजर के लिए ज्यादा वैल्यू रखता है. बट आजकल का दौर है, जैसे हमें टेक्नोलॉजी का जो है वो फ्रिक्वेंटली चेंज होती है, अपडेट होती जा रही है. आए दिन नई से नई टेक्नोलॉजी का सामना करना पड़ा. इट मीन्स के आज आने वाली टेक्नोलॉजी है वो चंद मंथ तक जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी. इट मीन्स इस तरह के एरा में रहते हुए हमें सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूसली अपडेट करने की जरूरत है. ठीक है, तो इट मीन्स इसका हमने पहले से ख्याल रखना है. ऐसा ना हो कि हम आज सॉफ्टवेयर बनाया, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो बनवाते हैं डेफिनेटली यूजर को उसके लिए पे करना पड़ता है, उसके लिए पे करना पड़ता है. तो इट मीन्स कि जो है वो तो नहीं चाहेगा कि अगर वो आज बना रहा है तो आफ्टर 1 मंथ अगेन वो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बनाए. तो लॉन्गर वैल्यू पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उसकी ज्यादा वैल्यू कस्टमर के रहेगी. क्योंकि जिस मॉडर्न एरिया में आप रह रहे हैं वे टेक्नोलॉजी गेट ऑब्सोलीट विद इन अ मंथ, तो लाइफ ऑफ द सॉफ्टवेयर आल्सो रिड्यूस इन द मंथ्स. इट मींस न्यू फीचर ऑफ द टेक्नोलॉजी compatible features can be required for user at any time. Software must be flexible so that the changes can be made more easy. आपको पहले से प्लान करना है कि आपने सॉफ्टवेयर को कैसे फ्लेक्सिबल रखना है, ताकि जैसे ही यूजर की तरफ से कोई अपडेट रिक्वायरमेंट आए, कोई फीचर एंड कंपोनेंट ऐड करने की रिक्वायरमेंट आए, आप उसको ऐड करने में या उसको अपडेट करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए. दिस कैन बी डन ओनली इफ यू प्लान अहेड एंड कंसिडर द जनरल प्रॉब्लम्स, नॉट ओनली द स्पेसिफिक वन. मतलब आप काम को जनरल रखें ताकि आप एनी टाइम उसको अपडेट कर सकें. And the sixth principle is about plan ahead for reuse. हम reusability को already discuss कर चुके हैं. What is meaning by reusability? If we can reuse the already developed software components to in a new software, तो इसको हम जो है वो already discuss कर चुके हैं. We cannot reuse the software component if we didn't plan it for reuse. ऐसा नहीं है कि आपने डेवलप किया तो आप उसको रीयूज करो. अगर आपने उसको रीयूज के लिए प्लान नहीं किया तो आप उसको रीयूज नहीं कर सकते. एज ए डेवलपर इट विल बी मोर departmental store, and after some month you received another request for other departmental store point of sale system. You can use the component of previously developed software to avoid the rework. So this should be planned ahead. इसको पहले से प्लान करना जरूरी है. अगर आप रीयूज करना चाहते हो तो आप पहले से प्लान करोगे कि ये कंपोनेंट्स हैं, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली हमारे सॉफ्टवेयर में यूज होते हैं और इनको हम रीयूज कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम जो इंटरफेसेस होते हैं ना वो रीयूजेबल आप बनाते हो, कि आपने इंटरफेस एक सॉफ्टवेयर के लिए बनाया है तो अगले सॉफ्टवेयर के लिए भी आप उसी इंटरफेस को यूज कर लोगे. वही वैसे ही पुल डाउन मेन्यूज आप लगा लोगे, जो मेन पेज है आप उसका वैसे ही डेवलप कर लोगे, जो मेन स्क्रीन है वैसे डेवलप कर लोगे. तो इंटरफेसेस को आप यूज कर सकते हो, पुल डाउन मेन्यूज को रीयूज कर सकते हो, एंड अदर कंपोनेंट्स को भी आप रीयूज कर सकते हो. बट इफ यू वांट टू रीयूज एनी कंपोनेंट यू नीड टू प्लान अहेड. आपको पहले से प्लान करना जरूरी है. एंड द सेवेंथ प्रिंसिपल इज थिंक, जो कि हम नहीं करते. अकॉर्डिंग टू डेविड हुकर वो कहता है कि ये सबसे मोस्ट ओवरलुक्ड पॉइंट है कि हम जो है वो कोई भी डिसीजन मेकिंग से पहले सोचते नहीं है इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. समटाइम हमारी डिसीजन मेकिंग जो है वो हमें रॉन्ग डायरेक्शन की तरफ ले जाती है. तो कहते हैं कि बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन थिंक, कि आप सोचो कि आप क्या कर रहे हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखो, उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं प्रोजेक्ट पे, आप उसकी जो है वो अंदाजा लगाओ, फिर कोई डिसीजन मेकिंग करो. अगर आपने ये सारी एस्टिमेशन लगाने के बाद या सारी जो है वो डिसीजन मेकिंग करने से पहले आपने सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेस को आइडेंटिफाई किया, फिर भी आपसे कुछ गलत हो गया तो फिर उसे लर्न करो. Always think before taking any action.
if you do think for something and still do it wrong, then learn from your mistakes. और अगर आपको कुछ पता नहीं है तो फिर उसके लिए रिसर्च करें आप to find the answer. तो these are the 7 principle of David Hooper, and according to him, अगर आप इन 7 principle को जो है वो फॉलो करते हैं तो the software engineering for software engineer, many of the difficulties that they are experienced during the building of this complex computer based system, उसको वो eliminate कर सकते हैं by following these 7 principles. Recording Any question, stopped. class? यहाँ तक क्वेश्चन है क्लास, तो यू आर फ्री टू आस्क. नो क्वेश्चन? ओके, देन अटेंडेंस मार्क करें. मैं अटेंडेंस ऑन करती हूँ, वेट अ मिनट. करना है जिससे भी कहूंगी वो उसका आंसर करेगा, और हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि अबाउट प्रोसेस मॉडल्स होगा.